कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमने आशा करता हूँ कि हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आगे स्टार्ट करेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक इस क्वेश्चन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। कोई भी क्रॉस कराना हो आपको, कोई भी वट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो गैमीट फॉर्मेशन में हम पहले देखते हैं हाउ टू डिसाइड द नंबर ऑफ गैमीट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ गैमीट्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय 2 to the power n, where n is the number of heterozygous genes. The number of heterozygous genes. लेट्स से क्वेश्चन में जो एग्जांपल, क्वेश्चन में जो जीनोटाइप दिया है उसी को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में जीनोटाइप दिया है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो अगर आप इसके अंदर देखो तो टोटल यहां पर तीन जीन्स का कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, अब इन तीन जीन्स में से एक होमोजाइगस है, बाकी दो आपके पास हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स देखें तो नंबर ऑफ गैमीट्स विल बी बिकम 2 raised to power 2 and that will be equal to 4, क्योंकि number of gametes is represented by 2 raised to power n and n is the number of heterozygous genes। चाहे इसके अंदर let's say इसके अंदर 10 जीन्स होते, सो ऑन। ये कितने जीन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीन्स का कॉम्बिनेशन है ये। अब इसमें ये होमोजाइगस हो गया, ये है दोनों हेट्रोजाइगस, फिर ये होमोजाइगस, हेट्रो हेट्रो हेट्रो। तो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, दैट विल बी इक्वल टू 2। अगर इसमें कोई नंबर ऑफ गैमीट्स मुझसे पूछेगा तो मैं सिंपल कर दूंगा 2 raised to power 5 and 2 raised to power 5 is 32। सिंपल। आई होप कि नंबर ऑफ गैमीट्स निकालना आ गया होगा। ठीक है, कोई भी इतना बड़ा जीनोटाइप देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कितने मर्जी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंपल उसके अंदर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन्स काउंट करो और 2 के पावर में डालो, काम खत्म। ठीक है, नाउ आगे हम एक गैमीट फॉर्मेशन के ऊपर भी देखेंगे कि गैमीट बनाते कैसे हैं, आगे क्वेश्चन वो भी डाला है। अब इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डाला है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। हर एक ऑर्गेनिज्म में या स्पीशीज में सेक्स इज डिटरमाइंड बाय अ डिफरेंट मेथड। let's take an example of humans में we have male female। अगर हम मेल्स का जीनोटाइप देखें तो वी हैव ह्यूमन में टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 46 chromosomes are present in pairs, so they are 23 pairs of chromosomes। ठीक है, अब 23 pairs में से 22 पेयर जो हैं they are autosomes which are not related to sex determination at all। They are concerned with other characters, maybe height, maybe color, maybe you can say बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं ह्यूमन में, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ये 22 ऑटोजोम्स। बाकी उसके अलावा एक पेयर हमारे पास है या तो XX
which represent female, और XY which represent male. ठीक है, तो सिर्फ यही हमारे पास एक पेयर है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में काम करता है. तो मेल, ह्यूमन के केस में मेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय XY एंड फीमेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय XX. तो इसी तरीके से ड्रोसोफिला में भी एक तरीका है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल. ठीक है, तो इन ड्रोसोफिला द सेक्स इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स. नो. एक्स एंड वाई क्रोमोसोम नहीं, ये तो ह्यूमन में है. द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. यस. ठीक है, तो इस केस में इससे डिटरमाइन होता है इफ दिस रेशियो is 1, the organism will be female. And if this ratio is 0.5, then the organism will be male, right? And this is also known as the gene balancing theory. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है. ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड देखें तो इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है. ऑप्शन फर्स्ट में बोल रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द सेट ऑफ ऑटोसोम्स. नो, हमें नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम नहीं देखने, नंबर ऑफ पेयर्स. ठीक है, सो जैसे थर्ड ऑप्शन में आप देखिए द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू द पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. तो पेयर्स दैट आर इंपॉर्टेंट, नॉट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम, राइट? ये चीज है. तो छोटी छोटी उस पे ऑप्शंस डिफर होती हैं और उन्हीं चक्करों में काफी बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं. नाउ अब कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में काफी इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोयूरिया, सो ऑन. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं. इफ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरीज अ मैन हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड. ठीक है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस. ओके, तो सबसे पहले तो हम ये चीज बता दूं मैं आपको कि कलर ब्लाइंडनेस इज ए सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. यानी कि इस पर्टिकुलर डिजीज में जो म्यूटेशन है म्यूटेशन अकर्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम. अगर ये एक्स क्रोमोसोम के अलावा किसी और पे हुआ होता तो हम इसको कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर. बट इसका जो कंसर्न जीन है इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो इट इज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको. ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. अ कलर ब्लाइंड फीमेल. अब वी नो फीमेल का जो अरेंजमेंट है दैट इज एक्स एक्स. ठीक है, अब
क्योंकि ये डिसऑर्डर जो है इट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, तो फीमेल के केस में ये डिसऑर्डर तभी आएगा जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम and this is the representation of mutated X chromosome which is responsible for color blindness। तो अगर color blind female है तो उसका जो जीनोटाइप होगा it will be homozygous for X chromosome। ठीक है, marries a man whose mother was color blind, इसकी शादी हुई किसी एक पर्सन से जिसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, तो यानी कि पर्सन जो होता है मेल इज एक्स वाई एंड मेल का जो एक्स क्रोमोसोम है इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। ठीक है, फादर का एक्स क्रोमोसोम जो है वो उनमें जाता है फीमेल में, फीमेल चाइल्ड डॉटर में, और मदर का एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन यानी कि मेल चाइल्ड के अंदर आता है। ठीक है, सो दैट मीन्स द पर्सन विल बी, ठीक है, अब इनका क्रॉस करा के देखते हैं, इनके गैमीट्स बनाते हैं। इस केस में तो एक ही पॉसिबिलिटी है गैमीट की, इस केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं गैमीट की। ठीक है, तो तो अगर हम इस केस में देखें तो वी हैव, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो अगर आप इसमें देखो तो चाहे इस कपल के कितने भी ऑफस्प्रिंग हो, कितने भी चिल्ड्रन हो, वो सभी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही। तो इनमें मेल चाइल्ड भी कलर ब्लाइंड है, फीमेल चाइल्ड भी कलर ब्लाइंड है, तो आंसर विल बी 100%। ठीक है, ये चीज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। So this question is related to a concept of pedigree analysis. Pedigree analysis is actually a very important part of this inheritance and variation chapter। ठीक है, तो ये हमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर का एक फैमिली में अकरेंस और वो डिजीज उस पर्टिकुलर फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से मूव कर रही है, ये सब कुछ हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता लगता है। अब पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स मैं आपको पहले बता दूं। सो दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मेल, नॉर्मल मेल, दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉर्मल फीमेल। ठीक है, दिस बोल्ड, जो आपको कहीं बीच बीच में बोल्ड स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करता है डिजीज्ड मेल, और ये बोल्ड सर्कल जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डिजीज्ड फीमेल, राइट। एंड ये जो आपको बीच में इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है अ मैरिज। ठीक है, एंड एक और सिंबल होता है, दिस रिप्रेजेंट्स मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 4 जनरेशंस दिखाई हुई हैं, फ्रॉम 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हम फर्स्ट जनरेशन में देखें तो फर्स्ट जनरेशन में मेल वाज डिजीज्ड एंड फीमेल वाज नॉर्मल। तो इस कपल के नीचे दिखाया गया है, इनके टोटल 3 ऑफस्प्रिंग्स हुए। ठीक है, उसमें से इसमें देखा गया कि एक फीमेल डिजीज्ड मिले, मेल एक नॉर्मल मिले,
और एक मेल डिजीज भी मिले। ठीक है, फिर इस कपल की एक आगे फैमिली दिखाई गई है, तो उसमें दिखाया गया कि तीनों इनके जो बच्चे थे वो नॉर्मल थे। ठीक है, और उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है, जबकि ये दोनों, अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो ये दोनों पेरेंट्स क्या थे, ये नॉर्मल थे, इनको डिजीज नहीं थी, बट नीचे जनरेशन में आपको डिजीज देखने को मिली। तो ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो इनसे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि द डिजीज इज रिसेसिव। जो भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो भी कोई डिजीज है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्यों? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पे पेरेंट्स दोनों नॉर्मल थे, लेकिन तब भी नीचे ऑफस्प्रिंग्स में आपको डिजीज देखने को मिली। सो दिस शोज कि डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड जीन या डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड एलील was present even at this stage। इस स्टेज पर भी डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड एलील प्रेजेंट था, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ये क्या शो करता है? रिसेसिव। ठीक है, नाउ अब हमें ये पता करना है वेदर दिस डिजीज इज ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। पहले तो मैं आपको ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड में एक डिफरेंस बता दूं। अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म, लेट से ह्यूमन एग्जांपल लेकर चलते हैं। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स तो होते हैं ऑटोसोम्स which are concerned with the characters other than sexual characters। उसके अलावा दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इन दो में से फीमेल के केस में वी हैव एक्स एक्स एंड मेल के केस में वी हैव एक्स वाई। ठीक है, नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो इन 44 में से किसी जीन में अगर म्यूटेशन होगी, लेट से किसी ऑटोसोमल जीन में म्यूटेशन है, तो वो तो मेल में भी होने के चांसेस बराबर हैं और फीमेल में भी होने के चांसेस बराबर हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, यही 44 क्रोमोसोम आपके सेम टाइप के मेल में है, यही 44 क्रोमोसोम आपके सेम टाइप के फीमेल में है। तो अगर किसी ऑटोसोम पे म्यूटेशन है या डिजीज जो है इट इज रिलेटेड टू ऑटोसोम, तो वो तो मेल और फीमेल में होने के चांसेस एकदम बराबर हैं। ठीक है, वहीं पर अगर कोई डिजीज सेक्स लिंक्ड है, मतलब कि इट इज रिलेटेड टू द म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, तो वहां पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। वो क्या? अगर आप मेल के केस में देखो तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम दोस्तों इज वेरी शॉर्ट क्रोमोसोम और इसके ऊपर हार्डली बहुत ही कम जीन्स होते हैं। ठीक है, तो मेनली आपको जो जीन्स देखने को मिलेंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर ही देखने को मिलेंगे। तो सेक्स लिंक्ड डिजीजेस जो होती हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम, तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, नाउ अब आप फीमेल में देखो तो फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है। बाई चांस मान लीजिए उन दो में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो म्यूटेटेड निकला और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हुआ। ठीक है, और डिजीज अगर रिसेसिव हुई तो इसका जो फिनोटाइप आपको मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा। कहने का मतलब ये है फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर जो डिजीज डोमिनेंट हुई तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा म्यूटेटेड वाला और डिजीज आपको फिनोटाइप में दिखेगी। ठीक है, बट अगर डिजीज क्या हुई रिसेसिव, तो उस केस में फीमेल के अंदर रिसेसिव डिजीज दिखने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो वहां पर आपको फिनोटाइप में डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखें मेल में क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी एक्स क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड निकला
तो यहाँ पर आपको 100% है कि यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नटशेल में अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख देता हूं यहां, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, जबकि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर मोर वाइड स्प्रेड अमंग मेल्स, और खास तौर से रिसेसिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो फीमेल में ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमने पहले ही पता लगा लिया था कि ये डिसऑर्डर क्या है, रिसेसिव है। दूसरा, अगर आप देखो तो अगर हम इसमें देखें तो मेल और फीमेल दोनों में ही आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। देखो, फीमेल भी आपको अफेक्टेड दिख रही है और मेल भी अफेक्टेड दिख रहा है। तो ज्यादा चांस क्या है, क्योंकि ये डिसऑर्डर रिसेसिव है, तो इसके ज्यादा चांस क्या है कि ये डिसऑर्डर क्या हो, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली कोई भी पेडिग्री एनालिसिस हो तो सबसे पहले आप उसमें देखकर ये पता लगा लो वेदर इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। अगर हम पहले ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक पता लगाने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि हम पता लगाएं रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर जो वो रिसेसिव है तो हम देखेंगे उसमें कि फीमेल में है या नहीं। रिसेसिव है और फीमेल में और मेल में दोनों में आ रहा है, तो मैक्सिमम 95% से ज्यादा चांस है कि वो क्या मिलेगा आपको, ऑटोसोमल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपको सामने पेडिग्री चार्ट देखने को मिल रहा होगा। दिस पेडिग्री चार्ट में मैं कुछ सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं। दिस सर्कल रिप्रेजेंट नॉर्मल फीमेल, दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट नॉर्मल मेल। ठीक है, एंड दिस बोल्ड स्क्वायर रिप्रेजेंट डिजीज्ड या फिर अफेक्टेड मेल, and this bold circle represents affected female। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। ठीक है, देखते हैं क्या दिखा रहा है ये चार्ट। तो इसके अंदर ऑप्शंस देखते हैं। पहले, इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशंस लाइक फिनाइल कीटोयूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सबसे पहली बात तो पेडिग्री एनालिसिस जब भी हम करते हैं इट इज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ऑटोसोमल, अगर कोई म्यूटेशन ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर हुई हो तो वो ऑटोसोमल डिजीज में आती है, या फिर हमारे पास कोई डिजीज है विच इज एक्स लिंक्ड। अगर किसी एक्स क्रोमोसोम के जीन के ऊपर म्यूटेशन हो तो हम उसको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर बोलते हैं। अब ऑटोसोमल में भी दो टाइप की हो सकती हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव। सिमिलरली यहां पर भी डोमिनेंट, रिसेसिव। राइट, नाउ अब हमें पेडिग्री को स्टडी करके यही बताना है वेदर दिस डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रिसेसिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहले हम देखते हैं कि वेदर दिस डिजीज इज डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। वो देखने का क्या तरीका है, लेट्स से इस केस में देखिए ये है हमारे पास जनरेशन 1। जनरेशन 1 में दोनों पेरेंट्स क्या थे, नॉर्मल थे, दोनों में कोई डिजीज नहीं थी। लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग में, यहां पर नेक्स्ट जनरेशन में देखो तो उनके ऑफस्प्रिंग में डिजीज आई। इसका मतलब क्या है कि डिजीज रिलेटेड जीन्स, ध्यान से सुनना, डिजीज रिलेटेड जीन्स जो थे वो ऊपर वाली जनरेशन में प्रेजेंट थे, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सो दैट मीन्स वो जीन्स क्या थे,
ठीक है, अगर वो प्रेजेंट थे, एलील्स प्रेजेंट थे और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, तो दैट मीन्स दैट जीन्स मस्ट बी रिसेसिव। तो यहां से हमें ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये डिजीज कौन सी है, ये डिजीज रिसेसिव डिजीज है। अब हमें पता लगाना है कि वेदर इट इज ऑटोजोमल और एक्स लिंक्ड। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फंडा ये है, जो भी कोई हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ध्यान से सुनना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं, इट इज मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में बिल्कुल नहीं होता, बट अगर आप रेशियो देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स का, तो इट इज 95 to 5%। 95% आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स मेल में दिखेंगी और सिर्फ 5% या उससे भी कम आपको फीमेल्स में दिखेंगी। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पेडिग्री चार्ट में देखें, तो डिजीज जो है वो मेल और फीमेल दोनों में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इससे हमारे को एक आइडिया मिलता है कि डिजीज मस्ट बी ऑटोजोमल। अगर कोई ऐसा चार्ट हो जिसके अंदर आपको कोई रिसेसिव डिसऑर्डर है और वो सिर्फ मेल्स में ही दिखाई दे रहा है, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि इट इज एक्स लिंक्ड। बट अगर वो मेल और फीमेल दोनों में दिखाई दे रहा है, तो उसके ज्यादा चांस क्या है कि दैट मीन्स दैट मस्ट बी ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो देखते हैं अब ऑप्शंस में इनमें से कौन सा डिसऑर्डर ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, तो अगर हम देखें, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोयूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ओके, द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग एंड इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पेडिग्री चार्ट करेक्ट है। इनहेरिटेंस ऑफ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, नो, सेक्स लिंक्ड नहीं है, अभी हमने देखा। इनहेरिटेंस ऑफ ए कंडीशन लाइक फिनाइलकीटोयूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ये तो दोनों ऑप्शन सेम हो गए। ठीक है, ओके, ये मेरे से गलत टाइपिंग हुई है। ये जो डी ऑप्शन है, यहाँ पर ऑटोजोमल नहीं है, इसको यहाँ पर इन्होंने सेक्स लिंक दिया हुआ है। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, ये मिस प्रिंटिंग है। फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर ऑटोजोमल नहीं है, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, सो इन दैट केस वी नो फिनाइल कीटोयूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया is an autosomal recessive disorder। ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा पेडिग्री चार्ट पढ़ के भी हमने देख लिया था, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इस इट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग फिनाइल कीटोयूरिया एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, राइट।